उसके लिए मैं जो प्रॉपर सिविल कोर्ट है उसमें सूट नहीं फाइल करूँगा, मैं जाऊँगा स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स में। वो भी सिविल जजेस ही होते हैं, उनको ये पावर्स दे दी जाती है, वो आगे भी उसका सेक्शन भी आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो अब सिंपल अगर इसको करो तो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसकी सबॉर्डिनेट होगी? हाई कोर्ट की। सिविल कोर्ट किसकी होगी सबॉर्डिनेट? वो होगी सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। ऐसे ही है। और लास्ट जो उन्होंने कहा है कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो ये किसके सबॉर्डिनेट होगी? ये वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ये इनके सबॉर्डिनेट होगी। ये सेक्शन 3 में हमें सिंपल सी बात की है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा क्या हमें, मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये CPC में हमें सिविल कोर्ट्स की डिवीज़न जो बताई गई है, देखें सबसे पहले होते हैं सिविल जजेस। सिविल जजेस में ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का। ये सबसे छोटा सिविल जज ये होता है 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। इनसे ऊपर फिर आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी होती है? देखिए जो सेशन जज होता है ना, अगर हमने गौर किया हो कि जो हम एग्ज़ाम भी देते हैं उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट पे क्या होता है? ED एंड ASJ एग्ज़ाम। अब ये जो सेशन जज होता है जब वो सिविल केसेस सुनता है तो उसी के पास पावर्स होती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। एडिशनल सेशन जज जब वो सिविल केसेस सुनता है तो उसको हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे, एडिशनल सेशन जज नहीं कहेंगे। सेशन का वर्ड क्रिमिनल के लिए है, डिस्ट्रिक्ट का वर्ड होता है सिविल जजेस के लिए। जो जजेस सिविल मैटर सुनते हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर होती है हाई कोर्ट और ऑब्वियसली इससे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये कोर्ट्स की डिवीज़न है। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ये भी बता दूँ कि ये जो, चलो वो पिकनरी जुरिस्डिक्शन आनी है उसमें बात करते हैं इसकी। तो ये इसकी सिंपल सी सेक्शन 3 में बता दिया गया है कि इनकी ये सबॉर्डिनेट कौन सी कोर्ट किस कोर्ट के होगी। सेविंग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसमें क्या करें? इन दी एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू कॉन्ट्रेरी नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉज। देखिए स्पेशल एंड लोकल लॉज, ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। फैमिली लॉ, फैमिली केसेस, इनको फैमिली लॉ डील करते हैं। बैंकिंग के, ठीक है। अब ये सर्विस मैटर हो गया। अब ये जो फैमिली मैटर है, मैंने कल भी इंट्रोडक्शन वाले में भी कहा था कि देखिए यहाँ पे भी राइट्स ही डिटरमिन हो रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट में भी वो पैसे नहीं दे रहे, रिकवरी के लिए सूट्स फाइल कर रहे हैं, वो भी तो सिविल मैटर ही है। फिर सर्विस के लिए जॉब से रिलेटेड आपके सर्विस से निकाल दिया, रख लिया, ये सारे मैटर क्या है? राइट्स है। ये सिविल राइट्स है, ये लीगल राइट्स है, बट इनको डील कौन करते हैं? स्पेशल लॉज इनके बनाए गए। सेम लाइक लोकल लॉज। अब फॉर इंस्टेंस मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में कोई स्पेशल लॉ बना दिया गया फैमिली लॉ से रिलेटेड, कोई बैंकिंग से रिलेटेड, कोई सर्विस से रिलेटेड, यानी किसी भी मैटर से। सो किसी पर्टिकुलर एरिया वाले जो लॉज होंगे उनको लोकल लॉज, और जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक लॉ बनाए जाते हैं वो स्पेशल लॉज कहते हैं। अब स्पेशल लॉज अगर क्रिमिनल साइड पे चले जाए तो एंटी टेररिज्म एक्ट आ गया, नारकोटिक्स वाला आ गया, ये सारे क्या है? ये स्पेशल लॉज है। अब यहाँ पे सेक्शन 4 में ये कहा है कि इन सब पे CPC अप्लाई नहीं होगी। क्या कहा है? ये देखे ना, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी। अगर तो आगे देखिए, नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल एंड लोकल लॉज। यानी इन पे जो कोई, अगर कहीं पे कोई स्पेशल लॉ है, कहीं पे कोई लोकल लॉ है, और वो कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली, अब फैमिली लॉ में क्लियरली बताया गया ना कि फैमिली मैटर किसने डील करने हैं, वो फैमिली लॉज के 1964 का फैमिली लॉ है उसके अंडर ही चलेंगे।
बैंकिंग वाला वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला ऑर्डिनेंस है 2000 का, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो वहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अब पहली लाइन का मतलब था टू द कॉन्ट्रेरी, अगर उस लॉ में कहा गया है कि सीपीसी अप्लाई होगी या सीपीसी की ये प्रोविजंस अप्लाई होगी तो सीपीसी अप्लाई होगी, अदरवाइज सीपीसी का स्पेशल लॉज अगर हैं तो उन पे सीपीसी नहीं, वो अपने लॉ के अकॉर्डिंगली होंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। now for the special power conferred or any special procedure prescribed or under any law for the, वही बात आ गई, सारे प्रोसीजर जो स्पेशल लॉज वाले लोकल लॉज वाले हैं वो अडॉप्ट होंगे अनटिल एंड अनलेस ये लॉज खुद कह रहे हो कि सीपीसी अप्लाई होगी, तो कि सीपीसी का ये सेक्शन ले लो, एग्जीक्यूशन वाला ले लो, फलाना ले लो, तो अदरवाइज नहीं, इनके अपने प्रोसीजर्स ही अडॉप्ट होंगे। Subsection 2, in particular and without prejudice to the generality of the proposition contained in subsection 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the remedy which a landholder or landlord may have under any law and for the time being enforced for recovery of rent। ये specifically वो कह रहे हैं। अब subsection 2 से में भी वो basically यही बात कर रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डर्स इनको अगर कोई पर्टिकुलर लॉ डील कर रहा है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली रेंट रिकवरियाँ वगैरह उसके, अब हमारे कौन से ये लॉज डील करते हैं, इससे ये लैंड रेवेन्यू एक्ट आ गया, तो वो डील करता है कि लैंडलॉर्ड ने कैसे या लैंड होल्डर ने कैसे अपनी रिकवरीज वगैरह करते वट एवर। तो यहाँ पे भी सबसेक्शन 2 में भी ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि लैंडलॉर्ड लैंड होल्डर और उनके जो मैटर हैं एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, उनके रेंट की रिकवरी से रिलेटेड, वो उस लॉ के अंडर चलेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक 3 और 4 में। अच्छा, सब सेक्शन 5, अब ये है रेवेन्यू कोड से रिलेटेड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये तो होगी हमारी सिविल कोड जो सिविल लॉ को डील कर रही है, लेकिन एक रेवेन्यू कोड्स भी होती है। रेवेन्यू कोड्स ये वो एसी की डीसी की अदालतें, अब वहाँ पे इनको कौन डील करता है? लैंड रेवेन्यू एक्ट। इस लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 वाला, जिसकी अभी मैंने बात की है। ये रेवेन्यू कोड्स पे इनके क्या इन पे सीपीसी अप्लाई होती है या नहीं? अब यहाँ पे इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि सीपीसी ऑटोमेटिकली लैंड रेवेन्यू के मैटर्स पे अप्लाई नहीं होनी, वो लैंड रेवेन्यू ही डील करेगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मैटर आ जाए प्रोसीजरल जहाँ पे ये लॉ लैंड रेवेन्यू एक्ट क्वाइट है, साइलेंट है, इसने किसी मसले से रिगार्डिंग इसमें कोई प्रोविज़न ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर मैटर एक ऐसा आ गया है इस लैंड रेवेन्यू कोड के सामने जो लैंड रेवेन्यू एक्ट को तो फॉलो कर रहा है लेकिन एक्ट उस पर्टिकुलर मैटर पे साइलेंट है, फिर क्या होगा? फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर सीपीसी को वहाँ पे अप्लाई करना है ना, कि चलो सीपीसी को अप्लाई कर देते तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगी। उसके लिए प्रोसीजर ये बता रहे हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो बाकायदा ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देगी कि इस मसले की हद तक आप सीपीसी को एप्लीकेबल कर सकते हैं। सेक्शन 5 में ये हमें ज़हन में ये रखना है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी सीपीसी अप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट किसी पर्टिकुलर मैटर से क्वाइट है तो फिर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलाउ करेगी, फिर जाके सीपीसी अप्लाई होगी। ये देखें ना इसमें क्या क्या है सब सेक्शन 5 में, where any revenue codes are governed by the provisions of this code in those matters of procedure upon which a special enactment applicable to them is silent। अब वो स्पेशल इनैक्टमेंट कौन सी है? लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये साइलेंट है किसी मैटर से रिलेटेड। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट एनी पोर्शन ऑफ दोज प्रोविजंस विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them with such modifications as the provincial government may prescribe। ठीक हो गया, ऑटोमेटिकली नहीं होना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफाई करेगी उस मैटर को, तो फिर वो सीपीसी उस हद तक अप्लाई होगी। रेवेन्यू कोड्स इसमें बताया गया कि क्या होती हैं सब सेक्शन 2 में।
means court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to rent, revenue or profits or land used for agriculture purposes। वही बात आ गई ना, जितनी भी ज़राई ज़मीनों के मामलात होते हैं भाई, इन पे से रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करना है, इनकी पार्टीशन कैसे करनी है, ये सारा कुछ, इनकी असेसमेंट कैसे होनी है कि कितना रेवेन्यू लेना है, ये सारे मैटर लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर होते हैं और रेवेन्यू कोर्ट्स में जाते हैं, ये सिविल कोर्ट्स में नहीं आते। रेवेन्यू जो एक एग्रीकल्चर लैंड है उसकी अगर आपने पार्टीशन भी करवानी है तो आपको रेवेन्यू कोर्ट से करवानी पड़ती है, सिविल कोर्ट में नहीं। सिविल कोर्ट में अगर कोई सकनी ज़मीन है, कोई अर्बन लैंड है, जैसे हम शहरों में रह रहे हैं, या फिर कोई कमर्शियल है प्रॉपर्टी, उसकी अगर आपने पार्टीशन करवानी है तो आप सिविल कोर्ट में आते हो। अदरवाइज़ एग्रीकल्चर लैंड है तो आप रेवेन्यू कोर्ट में जाते हो, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं वंडा करवाना। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, तो ये होती हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, अब ये रेवेन्यू कोर्ट में आगे कह रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर दिस कोर्ट टू ट्राई सच सूट्स। हाँ, वो कह रहे हैं सिविल कोर्ट्स नहीं, अगर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी इन मैटर्स को डील कर रही है। रेवेन्यू कोर्ट्स पर्टिकुलरली वही हैं जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर का आती हैं और एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड वो मैटर्स को डील करती हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, देखें दो बातें मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ। एक आ गई है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये सेक्शन 6 में है। एक है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब ये पिक्यूनरी यानी कितनी मालियत का दावा कौन सी कोर्ट सुनेगी। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के किस कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी उसकी हदूद में वो प्रॉपर्टी मौजूद है और वो केस को सुनेगी। अब इससे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है सेक्शन 15 to 20, लेकिन ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाला ये सेक्शन 6 में ही आ गया। देखें अब हमें यहाँ पे इस सेक्शन में सिंपल सा एक जनरल सा रूल बता दिया गया, वो देखे तो सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नथिंग हियर इन कंटेन्ड शैल बी ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर सूट्स the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its original jurisdiction। सादा लफ्ज़ों में कि जो भी ये कोर्ट्स हैं, ये इनकी जो जितनी मालियत के ये केस सुन सकते हैं वो उतने के ही सुनेंगे, उससे ज़्यादा के नहीं। अब यहाँ पे जनरल सा हमें रूल बता दिया, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी कोर्ट की कितनी मालियत है का वो केस सुन सकती है। इसके लिए सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है 1962 वाला, अगर आप उसमें जाएं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इनकी ये कितनी कितनी मालियत। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है, ये कौन सी अदालत ने कितनी मालियत का केस सुनना है, ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कौन सी होगी, प्रोविंशियल, विद कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। यानी जो पंजाब, मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं पंजाब की बात कर देता हूँ, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ कि कौन सी कोर्ट कितनी मालियत का दावा केस सुन सकती है। ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये हमें सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 वाले में बताया गया। अब ये जो क्लास 1 वाला, अब इनकी ना हर ज़िले हर सूबे में अलग होगी कि कितनी मालियत तक केसेस सुन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं पंजाब का कह देता हूँ कि ये 5 लाख मालियत तक का सुन सकता है, ये 10 लाख मालियत तक का सुन सकता है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये 10 लाख से ऊपर किसी भी मालियत का केस सुन सकता है। अब ये तो आ गई ट्रायल की हद तक, केस की हद तक। देखें ये डिटरमिन किसने किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। अब क्या ये क्लास 3 का जो सिविल जज है ये 15 लाख वाली मालियत का केस सुन सकता है, नहीं सुन सकता। यहाँ पे सेक्शन 6 में यही कह दिया गया है कि भाई जिस जज की जितनी जुरिस्डिक्शन है पिक्यूनरी, उसने उतनी मालियत का ही केस सुनना है। अब ये 10 लाख तक का सुन सकता है, लेकिन अगर इसके पास 15 लाख वाला चला गया तो क्या ये सुन सकता है, ये सुन ही नहीं सकता, ये ऊपर वाला क्लास 1 वाला सुनेगा। सेम लाइक जो अपील्स है उनमें भी होती है मालियत।
कि इतनी मालियत का केस इस अब ये हमारी पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहाँ पे ये सिविल जजेस के केसेस के अगेंस्ट हम अपील फाइल करते हैं, वो पहले बहुत कम होती थी, अब वो कर दी गई है 5 करोड़, यानी 5 करोड़ की मालियत का जो दावा है उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगी। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा मालियत का दावा सिविल जज सुन सकता है, उसने ट्रायल करना है, लेकिन एपलेट जुरिस्डिक्शन में ये आ गया कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सिर्फ 5 करोड़ मालियत तक के दावे सुनने की अपीलें सुननी है। अगर फॉर इंस्टेंस कोई 10 करोड़ मालियत का दावा था, 10 करोड़ वाला, 5 करोड़ से 1 रुपया भी हो गया ना, तो उसकी अपील इधर हाई कोर्ट में आ जाएगी, फिर ये नहीं सुन सकेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब ये इतनी सारी बातें करने का मेरा मकसद ये था कि सिर्फ इतना सा जहन में बिठा लें कि जो कोर्ट होगी सिविल कोर्ट, वो उसकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, यानी जितनी मालियत का उसको अलाउ किया गया उतनी मालियत का ही उसने केस सुनना, उससे ज़्यादा का वो नहीं सुनेगा, उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सेम लाइक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसमें सेक्शन 15 से 20 तक काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, लेकिन सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि जो उसकी हदूद में आ रही हैं, एक सिविल कोर्ट की हदूद में जो प्रॉपर्टी आ रही है वो उसका केस सुनती है, वो उसको बाद में देखें। बहरहाल पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मालियत, और हम जब भी कोई दावा दायर करते हैं तो हमने उसमें सूट को वैल्यू करना होता है प्रॉपर्टी के लिहाज से। मेरा ये घर 1 करोड़ रुपए का है, मैं अगर इससे रिलेटेड कोई सूट फाइल करूँगा तो उस दावे की मालियत क्या होगी? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए वाला सूट कौन सुन सकता है? मिसाल के तौर पे ये 5 लाख तक, ये 10 लाख, ये क्लास 1 वाला जो सिविल जज है ये मेरा केस सुन सकेगा, इससे नीचे वाले नहीं सुनेंगे। जब हम दावा दायर करते हैं ना, तो जो हमने दायर करना होता है दावा, वो सीनियर सिविल जज की कोर्ट में दायर करते हैं। फिर ऑब्वियसली ये हमें पता तो होना चाहिए, लेकिन मार्क हो कि वो दावा भेजा ही उस सिविल जज को जाएगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है, जो ये केस सुन सकता है। अब सीनियर सिविल जज ने ये दावा इसके पास तो नहीं कर देना कि भाई आप सुनना शुरू कर दो, वो ऑटोमेटिकली इसी के पास भेजेगा। लेकिन क्लियरली बता दिया गया सेक्शन 6 में कि जितनी मालियत की उसके पास जुरिस्डिक्शन है वो उतनी मालियत का ही केस सुनेगा। सब सेक्शन यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हमने जब एक दावा दायर करना है, ऑलवेज हम ऊपर लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ या बिफोर द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज मुल्तान का, लाहौर का या जिधर का भी है। अब वो सीनियर सिविल जज, हमने हमेशा सीनियर सिविल जज के पास फाइल करना है। वो सीनियर सिविल जज उसका केस नहीं सुनेगा, वो जो सुन सकता है सिविल जज वो उसको सुनेगा। अगर वो अपने पास वो सुनना चाहता है तो वो अपने पास भी सुन सकता है, ऑब्वियसली वो क्लास 1 का ही होगा ना इससे ऊपर। तो ये हमने दायर वहीं पे करना है, वो ट्रांसफ़र नहीं, वो मार्क करेगा। ट्रांसफ़र वर्ड को हमने सही रखना होता है, मार्क करना है भी आपने ये केस सुनना है। ट्रांसफ़र करना होता है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में लेके जाना। तो ये अब ये सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस देखेंगे तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इतना कुछ किया। और कोई क्वेश्चन है तो आगे चलो। अच्छा जी, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। अब ये देखें, इस सेक्शन में सिर्फ इतना कहा गया है कि ये जो A-B 2 आगे पॉइंट आ रहे हैं ना, इनका कोई असर नहीं होगा, ये इससे रिलेटेड मैटर्स ये स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स नहीं सुनेंगी। छोटे छोटे मैटर, अब ये स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स कितने केस सुन सकती हैं, ये सारा भी हमें सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस ने बता दिया, 1962 वाला, ये उसमें बताया गया। पेटी मैटर, छोटे छोटे मैटर से रिलेटेड इनको अडॉप्ट किया जाता है। ये बनाई गई हैं कोर्ट्स, बनाई जाती हैं प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887 वाला, उसके अंडर ये कोर्ट्स बनाई जाती हैं। अब ये सेक्शन में, इस सेक्शन में क्या कहा गया, द फॉलोइंग प्रोविजंस shall not extend to the courts constituted under the provisional small cause courts act 1887। कि जो अदालतें स्मॉल कॉज कोर्ट वाली इस एक्ट के अंडर बनाई गई हैं, उन पे ये जो 2 प्रोविज़न नीचे आ रही हैं A एंड B, वो इस किस्म के मैटर को नहीं सुनेंगी। सिंपल,
or to the courts exercising jurisdiction of a court of small causes under this said act, that is to say, अब कौन सी ए में देख लें, पहले वाले सूट एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ ए कोर्ट ऑफ स्मॉल, ऐसे केसेस वो नहीं सुनेंगे जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि ये स्मॉल कॉजेज नहीं सुन सकती, वो केस नहीं सुनेंगी। एग्जीक्यूशन वो नहीं करेंगी। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इस किस्म के मैटर को वो नहीं सुन सकती स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स वाली। फिर आगे आ जाए द फॉलोइंग सेक्शन, दैट इज़, अब ये सेक्शन 9, 91, 92 ये सारे बताए हुए हैं। फिर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंजंक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, तो ये सारी चीज काम जो है ये वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स नहीं कर सकती। स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये फॉलोइंग प्रोविजंस एक्सटेंड नहीं कर रही हैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट पर, वो इनसे रिलेटेड कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकती, कोई मैटर नहीं सुन सकती। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? स्मॉल कॉजेज कोर्ट, अच्छा जी। फिर आ जाए सेक्शन 9 पे। अब ये सेक्शन 9 हमें क्या कह रहा है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, कि सिविल कोर्ट हर किस्म के मुकदमात सुन सकती है अनलेस बार्ड, जब तक कि अगर उनको बार किया गया कि आपने ये मैटर नहीं सुनने। फॉर इंस्टेंस फैमिली लॉ, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, अगर वो कह रहे हैं कि भाई आपने नहीं सुनना तो आपने नहीं सुनना, तो यहाँ पे एक सिविल राइट है, सिविल नेचर का मैटर है, फिर भी आपने नहीं सुनना। अदरवाइज़ अब ये जो सेक्शन 9 है इससे कहा जाता है कि सिविल कोर्ट के पास अल्टीमेट ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है। अब ये होता है उबी जस इबी रेमिडियम, आई थिंक मैंने ये कल भी कहा था, उबी जस इबी रेमिडियम, यानी जहाँ पे भी कोई राइट होगा उसको सुना जाएगा। ये इसका इस पे बेस कर रहा है ये सेक्शन 9। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज़ दैट वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, यानी जहाँ पे भी कोई राइट है ना उसको किसी ने वायलेट किया है तो उसके लिए रेमेडी है। रेमेडी कहाँ पे है? सिविल लॉ में। सिविल लॉ में कहाँ? सीपीसी में। सीपीसी का सेक्शन 9 हमें यही कह रहा है भी अगर कहीं पे आपका कोई राइट है वो वायलेट हुआ है तो उसके लिए रेमेडी है। अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट के पास, ये सीपीसी कह रहा है। कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट्स अनलेस बार्ड। अच्छा, इसका सब सेक्शन 1 देखें, और सॉरी ये इस सेक्शन में क्या लिखा है वो देखें। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ which their cognizance is either expressly or impliedly barred। अब एक्सप्रेसली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेक्शन 9 में जो सिविल कोर्ट है वो हर किस्म के मुकदमात सुन सकती है जो सिविल नेचर का मामला जहाँ पे होगा, अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेसली अगर कोई लॉ बाहर कर रहा है कि भाई आपने नहीं सुनना, फैमिली लॉ कह रहा है नहीं, सिविल कोर्ट में नहीं जाना, बैंकिंग कोर्ट कह रही है नहीं, बैंकिंग लॉ कि आपने बैंकिंग कोर्ट में आना। फिर ये सर्विस वाले मैटर क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने उधर नहीं जाना सिविल कोर्ट में, आपने इधर आना है ट्रिब्यूनल्स में। तो ये क्या है? ये एक्सप्रेसली बार कर रहे हैं सीपीसी को, सिविल कोर्ट को, कि आपने जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपने इस मैटर को नहीं छेड़ना। इम्प्लाइडली बार, अब इम्प्लाइडली भी इसकी एग्जांपल ऐसे दे लो, अगर इलीगल कोई मैटर है, जैसे वो मैंने कल एक एग्जांपल भी दी थी कि रिश्वत वगैरह दे दो, तो क्या वो सीपीसी कह रही है कि आप आ जाएं, उसके सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस किस्म के मैटर में? तो वो इम्प्लाइडली उसको बार किया गया कि लीगल राइट होना चाहिए। अगर एक राइट लीगल ही नहीं है तो आप कोर्ट में भी नहीं आ सकते। सिंपल इज़ दैट। सेक्शन 9 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के सिविल नेचर का हर मैटर सिविल कोर्ट सुन सकती है, दैट्स इट, दूसरी कोई इसमें राय नहीं। एक्सप्लेनेशन, a suit in which the right of property, अब ये कह रहे हैं a suit ऐसा दावा in which the right to property or to an office is contested in a suit or is a suit of a civil nature। दो बातें उन्होंने कर दी हैं।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर सिविल नेचर में आ रहे हैं। दूसरी उन्होंने कौन सी बात की है, ऑफिस। अब ऑफिस का यहाँ पे क्या मकसद है, क्या मतलब बनता है भाई, किसी पोस्ट के साथ किसी, अब कह लें कि आप जैसे ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो ऑफिसेज हैं ना, उनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो सारे सिविल नेचर के हमने कंसिडर करने हैं ये। लेकिन यहाँ पे साथ वो ये भी कह रहे हैं, एक बात यहाँ पे इम्प्लाइडली बात हो रही है कि देखिए जो रिलीजियस मैटर होते हैं या पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं वो भी इम्प्लाइडली बार्ड हैं यहाँ पे। क्या हम किसी मज़हब से रिलेटेड कोई सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम लाइक किसी पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड हम सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं कि जी वो पार्टी ठीक नहीं है, वो ये हो गया। इस किस्म के मैटर जो कि प्योरली पॉलिटिकल हैं या रिलीजियस हैं वो इम्प्लाइडली बार्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें आ गई हैं, प्रॉपर्टी या ऑफिस से रिलेटेड जो मैटर है उनको सिविल नेचर में हम कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया सेक्शन 9 का। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। बाकी अब इसकी डिटेल जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मैं उनके लिंक तो शेयर कर ही दूँगा ग्रुप में। बार्ड मना है, BARRED, बार्ड आप नहीं कर सकते हो, आपको मना किया गया है काम से। बार्ड का मतलब ये होता है। अच्छा, अब सेक्शन 10, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये बड़े इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। अच्छा, ए ने बी पे एक सूट फाइल किया पार्टीशन का, ठीक है। अब ये जो इसने सूट फाइल किया ये कहाँ की कोर्ट में कर दिया, मुल्तान की कोर्ट में। अच्छा, ए ने फिर ये सूट अभी डिसाइड नहीं हुआ, इसकी पेंडेंसी के दौरान बी पे फिर एक सूट फाइल कर दिया, किसका, पार्टीशन का। प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये एक घर था, ठीक है। इस घर से रिलेटेड पहला सूट फाइल कर दिया मुल्तान में। अभी केस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसकी पेंडेंसी के दौरान दूसरा सूट फाइल कर दिया ए ने बी पे मुल्तान में दोबारा, या फिर लाहौर में या पाकिस्तान में कराची में एक जाके फाइल कर दिया। क्या ये कर सकता है? इस तरह तो कंफ्लिक्टिंग और डिसीजंस आ जाएंगे। पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर उसी घर के रिलेटेड। यहाँ पे टाइटल पार्टीज का सेम है, ये को शेयरर्स हैं, ठीक है। इसने पहले एक अदालत में फाइल किया, फिर उसकी पेंडेंसी के दौरान दूसरा फाइल कर दिया। तो सेक्शन 10 ने क्या कहा कि भाई जब एक सूट चल रहा है तो उसकी पेंडेंसी के दौरान अगर उसने दूसरा सूट फाइल किया है तो इसकी प्रोसीडिंग्स को हम स्टे कर देते हैं, रुक जाओ, इसको डिसाइड होते। ये सेक्शन 10 में बेसिकली बताया गया है। अब इसमें बातें अगर गौर करें इसकी डेफिनेशन पे जो डिफाइन कर रहे हैं, रेस सब जुडिस, ये लिखा था ना सेक्शन 10, रेस सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब आप लोगों को पता है कि अंडर डिटर्मिनेशन है, अंडर एडजुडिकेशन है एक मैटर, एक वो उस पर अभी फैसला नहीं आया, इसको कहते हैं सब जुडिस होना। अच्छा, नो कोर्ट शैल प्रोसीड। अब यहाँ पे वर्ड सुनते हैं, यानी कोई भी अदालत प्रोसीड ही नहीं कर सकती। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये जो ट्रायल है ना दूसरे का, इसको बार कर रहे हैं, ठीक है।
No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is directly and substantially in issue in the previously instituted suit between the same parties. Matter in issue. जो सब्सटेंटिव या मेन इशू है पार्टीज के दरमियान, वो सेकेंडली बिटवीन सेम पार्टीज आ। अच्छा, उसके बाद और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और दे एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग, यानी उनके अगर लीगल एयर्स वगैरह हैं वो सारे भी अगर सेम है तो फिर उनको भी साथ इंक्लूड कर रहे हैं। अंडर द सेम टाइटल, यानी टाइटल भी सेम है। यहाँ पे क्या था, पहले में वो कह रहा था कि मैं मालिक हूँ, बी भी को शेयरर है, दूसरे में वो टाइटल क्या अपना रख रहा है कि मैं मालिक हूँ और बी जो है वो को शेयरर है, यानी टाइटल्स सेम है। सेम टाइटल where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claim। अच्छा, ये जो कोर्ट है, अब ये जिस भी कोर्ट में, फॉर इंस्टेंस ये सी कोर्ट थी, ये डी कोर्ट है जिसमें इसने सूट फाइल किया, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट थी। कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट थी इस मैटर को डिसाइड करने की। where such court is pending in where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan, पाकिस्तान में जाके कहीं भी किसी दूसरी कोर्ट में वो अगर उसने सूट फाइल कर दिया, having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of Pakistan established or continued by the central government and having jurisdiction or before the Supreme Court। अब ये यहाँ पे आ गया, एक तो उन्होंने पाकिस्तान वाली अदालतें कह दी ना सारी, ये मुल्तान में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, ये सारी अदालतें। एक वो कह रहा है कि बियॉन्ड पाकिस्तान हो, अब इसका क्या मतलब है, वो तो फिर फॉरेन कोर्ट नहीं बन जाएगी। लेकिन नहीं, कोई ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से जाके बाहर इस्टेब्लिश की गई है लेकिन वो किसने की है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने की है, यानी उस कोर्ट पे। अब यूके में मैं मिसाल ले देता हूँ, यूके में पाकिस्तान ने एक कोर्ट इस्टेब्लिश की है जिस पे वो हमारी वफाकी हुकूमत ने वो उस पे कौन से पाकिस्तानी लॉज के अंडर वो बनाई गई। अगर आप वहाँ की एम्बेसीज वगैरह में जाए ना तो वहाँ पे जजेस बैठ सकते हैं, कोर्ट इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई ये जो बाद वाले सूट फाइल किया है ना, इन सब के ट्रायल को फिर स्टे कर दिया जाएगा। किन सूरतों में एक तो जी फर्स्टली द मैटर इन इशू इज़ द सूट इज़ डायरेक्टली और इंस्टांटली, यानी सेम पार्टीज़ के दरमियान मैटर इशू सेम है। ऐसे ही है यहाँ पे दोनों पार्टीशन के सूट उसने फाइल किए हैं, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है। अच्छा, अब ये कोर्ट से रिलेटेड कह रहे हैं इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज़ पेंडिंग, ये पहले वाला सूट पेंडिंग है। इन द सेम कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज़ ब्रॉड, या तो वो उसी कोर्ट में उसने सेकंड सूट फाइल कर दिया मुल्तान की एक अदालत में, दूसरा भी उधर ही फाइल कर दिया, दूसरी किसी और कोर्ट में फाइल कर दिया गया है जो कि वो वाली नहीं है, किसी और शहर में जाके उसने फाइल कर दिया। इन एनी कोर्ट बियॉन्ड, या फिर पाकिस्तान से बाहर वाली किसी कोर्ट में उसने जाके सूट फाइल कर दिया। तो ये जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किए गए ना, इनके ट्रायल को स्टे कर दिया गया। सिंपल वर्ड्स में ये इससे रस सब जुडिस से मतलब है। ठहरो, इसको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर लूँ। फिर एक्सप्लेनेशन, द पेंडेंसी ऑफ ए सिविल सूट इन ए फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग द सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि ये अगर एक सूट यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड पाकिस्तान में चल रहा है, दूसरा सूट अगर उससे रिलेटेड पहले ही किसी फॉरेन कोर्ट में चल रहा है, फॉरेन कोर्ट, अब ये फॉरेन कोर्ट का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये इस्टेब्लिश्ड वाली ये वाली अदालत नहीं, ये तो पाकिस्तान के लॉ के अंडर है ना। अब यूके की कोर्ट आ गई, इंडिया की कोर्ट आ गई, यानी अगर किसी फॉरेन कोर्ट पे वो चल रहा हो तो फिर ये सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं है
अदरवाइज ये सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछो। ठीक है, सब मामला यहाँ तक। ये आप ना इसकी वो डिटेल्ड वीडियो मेरी देख लेना, मैं उसका लिंक भेज दूँगा सेक्शन 11 वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब आ जाए सेक्शन 11 में। ये सेक्शन 11 और 10, 9, 10, 11 पूरी सीपीसी। अच्छा, ये एक सेक्शन ना रेस्ट ड्यूटी काटा है, आपने सुना ही होगा रेस्ट ड्यूटी काटा के बारे में। अगर ये एक सेक्शन को, सेक्शन 11 को सीपीसी में से हम निकाल दें ना, तो ये पूरी सीपीसी बेकार है। ये एक सेक्शन अगर निकाल दिया जाए, इसको ओमिट कर दो, सीपीसी ख़त्म हो जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड अच्छा जी, आ गए सारे। रेस्ट ड्यूटी काटा के बारे में किसी को पता है? बतूल, आपको कुछ पता है रेस्ट ड्यूटी काटा के बारे में? चलें, ए ने एक सूट बी के अगेंस्ट फाइल किया है रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी, जो कि एक हाउस है। ठीक है, ये इसने इसकी मलकियत को चैलेंज किया। ये इसने सूट फाइल किया कहाँ पे? मुल्तान में। ठीक है, अच्छा, इस केस का फैसला हो गया, इसका फैसला हो गया और एक इस केस लूज कर गया। वहाँ पे सेक्शन 10 में अभी केस पेंडिंग था, फैसला नहीं हुआ था। यहाँ पे सेक्शन 11 में कह रहे हैं ए ने बी पे सूट फाइल किया, उसका फैसला आ गया, ये केस अगर हार गया। इसने क्या किया, हारने के बाद तो इसको अपील में जाना चाहिए था, इसने फिर एक और सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट, उसी हाउस से रिलेटेड कहीं और जाके, मुल्तान की अदालत में, लाहौर की अदालत में, जिधर भी उसका दिल किया। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एन अपील, इसने अगेन एक सूट फाइल कर दिया, जबकि ये तो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गया।
यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, तो ये कह रहे हैं कि दूसरा मेंटेनेबल है, ये बार है, ये सूट नहीं चल सकता। लेकिन अगर इस तरह होने लगे तो क्या कभी लिटिगेशन ख़त्म होगी? क्या कभी किसी केस का फैसला होगा कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फैसला दिया है केस से रिलेटेड, उसने हारा है केस, दोबारा फिर नया दावा दायर कर दिया उसी मैटर से रिलेटेड, फॉर इंस्टेंस यहाँ से हारेगा ये फिर एक नया दावा दायर कर देगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये तो मसला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सेक्शन 11 को अगर निकाल दो ना सीपीसी में से, तो सीपीसी ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं रहा। ये इतनी सी बात है इसमें। जी जी हाँ, ये मैं कह रहा हूँ अगेन, आपने उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उसी टाइटल के अंडर उन्हीं पार्टीज पे फिर एक सूट नहीं फाइल कर देना। आप इस तरह तो कभी ख़त्म ही नहीं होनी, आप अपील फाइल करो, ये इसमें यही बताया गया, वरना ये कभी मामला ख़त्म ही नहीं होना। अब ये देखें सेक्शन क्या कह रहा है। अब सेक्शन 10 में क्या था, ये सूट के ट्रायल को बार कर रहा था कि सूट का ट्रायल आगे चलेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, ये भी ट्रायल नहीं करेगी, सुनेगी नहीं, एनी सूट और इशू। अब यहाँ पे पहली बात इन्होंने कह दी है कि सूट और इशू। अब इसका मतलब ये है कि या तो उसने दावा ही पूरा उठ के नया सूट फाइल कर दिया, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि एक दावे में मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं ना, मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 11 की हद तक कह रहे हैं कि दावा या कोई एक पर्टिकुलर इशू ऑलरेडी किसी कोर्ट में डिसाइड है ना, तो उसको दोबारा नहीं उससे रिलेटेड। पहले पोजेशन एक सूट फाइल किया गया, उसमें पोजेशन भी मांगा गया, उसमें पार्टीशन भी मांगी गई, उसमें मैसने प्रॉफिट भी मांगे गए, सारा कुछ मांगा गया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया इसमें। अच्छा, उसमें तीनों के तीनों ये इश्यूज डिफरेंट हो गए ना, पोजेशन भी मांग रहा है, फिर वो ओनरशिप भी अगर उसने क्लेम की हुई है, काफ़ी सारे ये जितने भी इश्यूज डिसाइड हुए हैं, पोजेशन, ओनरशिप वाला, पार्टीशन वाला, मैसने प्रॉफिट से रिलेटेड, तो इनमें से किसी एक इशू से रिलेटेड भी वो नया दावा नहीं दायर कर सकता। यानी अगर कोई एक पर्टिकुलर इशू भी किसी सूट में डिसाइड हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो उस इशू से रिलेटेड भी ये नहीं कि आपने पूरे का पूरे दावे को देखना कि जी ये तो अब इसने नया इशू से रिलेटेड फाइल, वो इशू भी बाहर है। दावा कोई सूट पहले दावा किया, ख़त्म, दोबारा नहीं आप कर सकते। उस दावे में कोई एक पर्टिकुलर इशू था, उससे रिलेटेड उसने दोबारा सूट फाइल कर दिया सेपरेट, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मैटर भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो यहाँ पे ये पहला डिफरेंस आ गया 10 और 11 में कि यहाँ पे सिर्फ ट्रायल को बार कर रहे थे, उसकी और कंडीशन थी। यहाँ पे कह रहे हैं सूट और इशू भी अगर डिसाइड हो चुका है तो उससे रिलेटेड भी नया कोई सूट फाइल करके उसको नहीं सुना जाएगा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit। जो पहले वाला सूट था उसमें भी मैटर इन इशू सेम था, दूसरे वाले में भी मैटर इन इशू सेम था। इस सूरत में पहली कंडीशन बिटवीन द सेम पार्टीज़, वही बात आ गई कि सेम पार्टीज़ है, पहले में भी ए भी हैं, दूसरे में भी ए भी हैं, वही पार्टीज़ हैं, उन जिनके अंडर जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जिनके थ्रू वो फाइल किया जा रहा है वो भी सेम है। तो और द बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल्स, पार्टीज के टाइटल भी सेम होने चाहिए। पार्टी सेम पहली आ गई, फिर उसके बाद टाइटल सेम, फिर उसके बाद मैटर इन इशू सेम, और फिर आगे क्या था, कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट का ये है कि अगर ये दूसरे वाला दावा जो उसने फाइल किया, अगर ये पहली कोर्ट में फाइल किया जाता तो वो कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होनी थी इस कोर्ट को डिसाइड, इस केस को डिसाइड करने के लिए, तो ये कोर्ट भी कॉम्पिटेंट थी। अच्छा,
इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, यानी अगर ये दूसरे वाला दावा पहले वाले कोर्ट में भी दायर किया गया था तो पहली वाली कोर्ट भी तो कॉम्पिटेंट थी ना इस दूसरे दावे को डिसाइड करने के लिए। और द सूट इन विच सच इशू हैज़ बिन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज़ बिन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द सच कोर्ट। अब ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, अब ये एक आ गई है शर्त कि इस केस को प्रॉपरली इस पे प्रोसीडिंग हुई है पहले केस में, यानी दोनों पार्टीज को सुना गया है, दोनों पार्टीज अपनी रिस्पेक्टिव एविडेंस को लेके आए हैं, कोर्ट ने उसको कंसिडर किया है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, दोनों को सुनने के बाद प्रॉपर प्रोसीडिंग्स करने के बाद पूरा ट्रायल चलाने के बाद एक फैसला दिया, फाइनली डिस्पोज्ड। तो उस सूरत में अब ये सारी कंडीशंस आ गई, अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये दूसरे वाला सूट नहीं चल सकता, ये बार्ड है, इस पे प्रोसीडिंग ही नहीं हो सकती। ये है रेस जुडिकाटा, पार्टी सेम है, टाइटल सेम है, मैटर इन इशू सेम है, कॉम्पिटेंट कोर्ट जो अगर बाद वाला दावा पहले वाली कोर्ट में डाला जाता तो पहली वाली कोर्ट ये दूसरे वाले दावे को भी डिसाइड कर सकती थी, और इस पहले वाले सूट को प्रॉपरली उस पर प्रोसीडिंग करके ट्रायल चला के दोनों पार्टीज को सुन के फैसला दिया है, तो इस सूरत में ये दूसरे वाला बार्ड हो जाएगा, ये मना है, ये नहीं चल सकता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं, अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब इसमें ना एक्सप्लेनेशन दी हुई है 6, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखते जाना, इनमें कहा क्या गया। पहला, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बिन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू देयर टू। अच्छा अब इसका सादा लफ्ज़ों में मैं करूँ, ये कह रहे हैं कि जब हमने प्रायर वाला ये फॉर्मर सूट पहले वाला सूट, जब हमने इसमें एक एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि हमने ये नहीं देखना कि कौन सा दावा पहले दायर किया गया था। फॉर इंस्टेंस ये दोनों दावे इकट्ठे दायर कर दिए गए थे, लेकिन दोनों चलते रहे, साइमल्टेनियसली दायर कर दिए गए, ये रेस सब जुडिस वाला मामला नई कोर्ट के सामने आया, ये दोनों दावे चलते रहे इकट्ठे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं लेकिन इस दावे का फैसला पहले हो गया, ये दोनों दावे एक ही डेट को, मसलन आज से 5/5/2022 को ये दावा दायर किया गया। अच्छा ये दावा दायर किया गया 6/5/2022 को, ठीक है। अब ये दोनों में एक दिन का डिफरेंस है ना, इसने क्या किया, ये दो दावे दायर कर दिए, एक 5 तारीख को एक 6 तारीख को। अब पहली एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि भाई हमने रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के लिए ये देखना है कि कौन सा केस पहले डिसाइड हुआ। अगर ये केस पहले डिसाइड हो गया तो इसके लिए ये दूसरे वाला फिर इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। हमने ये नहीं देखना कि कौन सा केस पहले दायर हुआ है, कौन सा केस पहले फाइल हुआ है, हमने ये देखना है कि कौन सा केस पहले डिसाइड हुआ है। जो केस पहले डिसाइड हुआ है वो दूसरे वाले के लिए, वो दूसरे वाले केस पे फिर रेस जुडिकाटा लग जाएगा कि ये मैटर तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ये पहली एक्सप्लेनेशन थी। दूसरी एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड इन रिस्पेक्टेड। अच्छा अब ये दूसरी एक्सप्लेनेशन में सिंपल सा ये क्या है कि जब हम कॉम्पिटेंट कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हमने ये नहीं देखना कि क्या उसके फैसले के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इससे हट के ये इर्रिस्पेक्टिव है। कॉम्पिटेंट कोर्ट पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इनफ। इसके लिए हमने ये नहीं देखना कि भाई वो उसके फैसले के अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है या नहीं प्रोवाइडेड, ये हमने नहीं देखना। ये एक्सप्लेनेशन 2 थी। एक्सप्लेनेशन 3, द मैटर अबव रेफर टू मस्ट बी इन सूट प्रायर हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर डिनाइड। तीसरी एक्सप्लेनेशन में ये वो कह रहे हैं कि
जो मैटर है ना दोनों सूट्स में, वो पहले वाले सूट में एक पार्टी ने अलेज किया, दूसरी ने उसको डिनाई किया या एडमिट किया, एक्सप्रेसली या एम्प्लाइडली भी हो सकता है, तो ये इसमें इंक्लूडेड है। द मैटर अबव रेफर टू मस्ट बी इन द फॉर्मर सूट, यानी पहले वाले सूट में वो एक पार्टी ने वही मैटर अलेज किया था और दूसरी ने उसको डिनाई किया था, हम ये मान के चलेंगे। एक्सप्लेनेशन 4 को बाद में करते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा। एक्सप्लेनेशन 5, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। देखें, अब ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये पहले वाले सूट में ना इसने क्या क्लेम किया था, रिलीफ मान के चलते हैं, इसने पोजेशन मांगा था और इसने साथ इसकी पार्टीशन मांगी थी, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब जब फैसला आया ना इस केस का, इसमें जज साहब ने पोजेशन को डिसाइड कर दिया, इससे रिलेटेड कोर्ट ने अपनी डिक्री में, जजमेंट में कुछ भी नहीं मेंशन किया, ठीक है। ये पार्टीशन से रिलेटेड कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, सिर्फ पोजेशन से रिलेटेड फैसला दे दिया। अब वो कर सकता है ना ऐसा, अगर उसने दोबारा एक सूट फाइल कर दिया पार्टीशन का। यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ये 5 में कि भाई जो तो रिलीफ आपने मांगा था और जजमेंट में उससे रिलेटेड क्वाइट है, जजमेंट कुछ नहीं कहा गया, तो रेस्ट जुडिकाटा के रिगार्डिंग हम ये मान के चलेंगे कि कोर्ट ने ये रिलीफ रिफ्यूज़ किया है, कोर्ट ने ये नहीं दिया। अगर उससे रिलेटेड क्वाइट थी जजमेंट, उसने कोई फैसला नहीं दिया, तो हम मान के चलेंगे भाई ये पहले आपको ये आपने जो मांगा था कोर्ट ने, हम ये मान के चलेंगे रिफ्यूज़ कर दिया, इसकी बेस पे कि जी अब ये पार्टीशन से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हुई, तो आप नया सूट नहीं फाइल कर सकते हो, उस पर रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 6, where persons litigate bona fide in respect of a public right or private right claim। अच्छा, अब इसमें सिंपल सी बात है, कोई पब्लिक राइट है या कोई प्राइवेट राइट है। अगर 50 बंदों ने मिलकर एक सूट फाइल कर दिया, पहले बात कर लेते हैं पब्लिक राइट। where persons litigate bona fide in respect of a public right or a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such rights shall for the purpose of this section be deemed to claim under the। देखें, 50 बंदों ने मिलकर एक सूट फाइल कर दिया, चलो ये लॉग एक्ट का मसला ले लेते हैं। ये लॉग एक्ट वाले इफेक्टिव जाके अगर एक सूट फाइल कर देते हैं कि जी लॉग एक्ट नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, इस पर एक फ़ैसला आ गया, जो फैसला आएगा तो वो सारों पे बाइंडिंग हो जाएगा, वो पब्लिक राइट से रिलेटेड है या प्राइवेट राइट, लेकिन वो दूसरों का भी उसमें इंटरेस्ट है, तो वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन 6 में इतनी सी बात की गई है। एक्सप्लेनेशन 4, अब ये कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा है। देखिए, अगर गौर करें तो ये जितनी शर्तें हैं ये बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं, ठीक है जी। पार्टी सेम हो सकता है, मैटर इन इशू सेम हो सकता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट पहला डिसाइड भी किया, हो सकता है टाइटल डिफरेंट वो करके नया सूट फाइल कर दे। एक इस घर से रिलेटेड पहले इसने ओनर के तौर पे सूट फाइल किया कि मैं इस घर का मालिक हूँ, दूसरे में इसने फाइल किया कि जी मैं टेनेंट हूँ, प्रॉपर्टी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये तो अब यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे शर्त थी कि टाइटल सेम होना चाहिए। टाइटल उसने डिफरेंट करके सूट फाइल कर दिया। मैटर इन इशू पहले में उसने अगर वसीयत को चैलेंज किया था, वो उसका जो भी उसका फैसला आ गया। इसने जो नया सूट फाइल किया उसमें वसीयत की बजाय इस पे कोई लीज डाल दी कि ये मैंने लीज के तौर पे लिया था, तो उसने यहाँ पे मैटर इन इशू चेंज कर दिया। यहाँ पे तो शर्त थी ना कि मैटर इन इशू भी सेम होना चाहिए। अब पहले उसने वसीयत के तौर पे किया कि जी वसीयत गलत हुई है जो बी को, या दूसरे में उसने इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल कर दिया कि बी ये तो मुझे लीज के तौर पे मिला हुआ है, सी से बी तो इस पे इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है इस प्रॉपर्टी के, तो वो कर सकता है। अब ये शर्तें ये पूरी होंगी तो रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई होगा। हमें तो अभी तक यही पता है कि पार्टी सेम, टाइटल सेम, मैटर सेम, कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, कोर्ट फाइनली उसको डिसाइड किया गया।
कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, इसमें एक्सप्लेनेशन 4 में ये बताया गया कि भाई जो आपने दूसरे सूट में नया एक ग्राउंड ले लिया है, क्या ये आप पहले सूट जब आपने फाइल किया था तब अवेलेबल नहीं था? तब आपने क्यों नहीं लिया? भाई पहले आप कह रहे हो कि जी मैं इसका ओनर था, अब आपने नया सूट फाइल कर दिया मैं इसका टेनेंट हूँ, ये बात आप पहले में नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। फिर उसके बाद पहले में आप कह रहे हो कि जी ये मुझे वसीयत की गई थी, दूसरे में आप कह रहे हो कि जी ये मुझे लीज़ की गई थी। फिर पहले वाले में आप ये लीज़ वाली बात नहीं कर सकते थे। यानी ऐसे ग्राउंड्स जो कि आपके पास पहले सूट, जो पहला सूट डिसाइड हो चुका है जब आपने वो फाइल किया था, आपके पास अवेलेबल थे, अगर आपने उस टाइम पे नहीं उठाए तो आप बाद में वाले सूट में भी उनको नहीं उठा सकते। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये एक्सप्लेनेशन 4 में है। अगर ये जैसे मैं कह रहा हूँ सेक्शन 11 ना हो तो सीपीसी फ्लॉप, और अगर ये एक्सप्लेनेशन 4 ना हो तो रेस जुडिकाटा का सेक्शन 11 फ्लॉप। अब ये इतनी शर्तें कौन पूरी करे? वो थोड़ी सी एक डिफरेंट करके नहीं सूट फाइल कर सकता है, उसके लिए भी ये एक्सप्लेनेशन 4 रखी है। इसको पढ़ो तो क्या कहते हैं, एनी मैटर विच माइट और आर टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट, बाद वाले सूट में शैल बी डीम टू हैव बीन ए मैटर डायरेक्टली इन इशू इन सच सूट। तो वो पहले में भी कर सकता था, उसके पास ये ग्राउंड थी, उसने नहीं ली, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी। मैंने ना अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है क्योंकि इस पर मेरी बड़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा ना तेज़ कर रहा हूँ इस काम को। कोई क्वेश्चन सरफराज समझ आई? मैं ये सेक्शन 11 पे ही आज रोक रहा हूँ क्योंकि ये सेक्शन 9, 10, 11 इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें सेक्शन 9, 10, 11 में से क्वेश्चन ना पूछे गए। ये 10 से 11 में से हो ही नहीं सकता कि कोई एग्ज़ाम हो दुनिया का उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आपने, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसके मैं लिंक सारे भेज दूँगा। इन दो को इन सारे सेक्शंस को आपने विद कमेंट्री पढ़ना है। अपना मेजर एक्ट है, ये जो भी आपके पास बुक है, कल आगे इंशाल्लाह करेंगे 12 से आगे। मैं थोड़ा सा जान के इस पे टाइम जानबूझ के दे रहा हूँ कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको बहुत डिटेल में पढ़ो। 10, 11 को इतना ज़्यादा आपने पढ़ना है, इसकी कमेंट्री में एक लाइन भी नहीं छोड़नी, बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो। ठीक हो गया? कल मिलते हैं इंशाल्लाह।